वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि सैंपल डिजाइन होता क्या है, सेंसेस और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, सेंसेस हम कहाँ यूज करते हैं, सैंपल हम कहाँ यूज करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिजाइन। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम सैम्पलिंग डिजाइन होते कितने प्रकार के हैं और हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें किस सैंपल डिजाइन को सेलेक्ट करना चाहिए। Right? First, sampling design is classified under the selection of the randomly और non-randomly। इसके हिसाब से हम सैंपल डिजाइन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। One is known as probability sampling, which is based on the concept of the random selection। रैंडम सिलेक्शन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। जबकि दूसरा जो इसका प्रकार है वो कहलाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो कि जाना जाता है नॉन रैंडम सैंपलिंग के। ऑन एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन बेसिस द सैंपल में बी आइदर अनरेस्ट्रिक्टेड और restricted। When each sample element is drawn individually from the population at large, then the sample so drawn is known as an unrestricted sample, right? अब सैम्पलिंग डिजाइन बेसिकली दो तरीके का हुआ, एक तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं और दूसरा हम जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। जैसा यह नाम सजेस्ट है, one is known as a non probability। It means the selection is based on a concept of the non probability, non random, and जो दूसरा है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, इस चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सैम्पलिंग डिजाइन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका प्रोबेबिलिटी एट द एलिमेंट सिलेक्शन टेक्निक, उसमें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अनरेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग जब हम करते हैं, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है सैम्पलिंग के ऊपर, तब हम जो सिलेक्शन करते हैं वहां पे रैंडमली सिलेक्शन करते हैं और वो सिलेक्शन कैसा कहलाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसी प्रकार से अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें, नॉन प्रोबेबिलिटी जो कि नॉन रैंडम होती है, जहां पे हम सिलेक्शन नॉन रैंडमली करते हैं, वहां अगर अनरेस्ट्रिक्टेड सिचुएशन है तो वो सिचुएशन कहलाती है हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग या उसको कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की बात करें और वहां पे जो आपकी सैम्पलिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड है, हमने कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि इतना ही हमें लेना है या ऐसा ही लेना है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, जो कि और भी डिवाइड किया गया है और भी क्लासिफाई किया गया है। दैट इज व्हाट अ क्लस्टर, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। These all are other sampling techniques or sampling design which come under the probability sampling of restricted sampling design, right? If we are going to talk about the restricted sampling in a non-probabilistic sampling design, there are much sampling design just like purposive sampling, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, ये सारे आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताएंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग प्रोसीजर है या टेक्निक है जो कि आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग पे बेस्ड होता है। फाइन, इट मींस जो आपका एस्टिमेशन है, एस्टिमेटिंग अबाउट व्हाट, आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या कर रहे हैं, आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर कौन सा होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां आप नॉन रैंडम हो। रैंडम मतलब क्या होता है, कहीं से भी कुछ भी आपने उठा लिया, रैंडमली सिलेक्शन कर लिया, किसी भी आइटम को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ये मानते हुए कि हर एक सिलेक्शन या getting a chance of a selection of each and every item of the sample is equal to the another item, right? ये तो बात हो गई प्रोबेबिलिटी की।
लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है, नॉन रैंडम होता है, मतलब हम किसी को भी रैंडमली आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं सारे आइटम को उसमें कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज अ डिफरेंट नेम सच एज deliberate sampling, purposive sampling and judgmental sampling. जनरली जो यूज्ड होता है मोस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम में जो यूज होता है वो आपका पर्पसिव सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग यूज होता है, तो समटाइम इट इज कंसीडर एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। एक्चुअली इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बट इसके नाम पे आप पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग भी करते हो। In this type of a sampling, items for the sample are selected deliberately by the researcher. That depend on the choice of the researcher कि हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें रिसर्चर ही करता जाता है। फाइन, एज द नेम सजेस्टेड हियर डेलिबरेट, मतलब जो रिसर्चर चाहे वो ही लेगा और दूसरे को वो छोड़ सकता है, राइट। ये कंडीशन होती है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। इन अदर वर्ड्स, अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग the organizer of the inquiry purposefully choose the particular unit of the universe for constituting a sample on the basis that the small mass that they so select out of a huge one will be typical or representative of the whole. अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो ये हमारे पर्पस ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें यूज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल का सिलेक्शन नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा नंबर ऑफ आइटम अपने पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होल ऑफ द यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, बट उसका सिलेक्शन उसके पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, जजमेंटल होगा, दैट डिपेंड ऑन कि वो कौन सा आइटम उस यूनिवर्स में लेगा, और हम रैंडमली सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्टेट आर टू बी स्टडी, a few towns and a village may be purposefully selected for the intensive study on the principle that they can be representative of the entire state. Thus, the judgment of the organizer of the study plays an important part in a sampling result. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको लोगों के लिविंग कंडीशंस का पता करना है, तो आपने पर्टिकुलरली कुछ शहरों को, कुछ विलेज को ही कंसीडर किया फॉर योर रिसर्च पर्पज। ये आपका इंटेंसिव स्टडी है, आपने सेलेक्ट किया, आप उसको रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं होल ऑफ द इकोनॉमी, वो आपका एक पर्पस है, आपका जजमेंट है अबाउट कि अगर हमने इस विलेज को, इस सिटी को कंसीडर किया है, तो वो होल ऑफ दी रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका यूनिवर्स का, तो ये आपका जजमेंटल है, आपके बेसिस के अकॉर्डिंग है, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगी। इन अ सच डिजाइन, पर्सनल element has a great chance of entering into the selection of the sample. The investigator may select a sample which shall yield results favorable to his point of view, and if that happens, the entire inquiry may get vitiated. Right? Thus, there is always the danger of a bias entering in this type of a sampling technique. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो टेक्निक है उसमें बायसनेस होने की चांस है, बिकॉज वो आपके जजमेंट के ऊपर या आपके पर्पस ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इट मे बी पॉसिबल जो आप जजमेंट लेके चल रहे हैं वो एक्यूरेट ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो, आप उस फील्ड के लिए उतने एक्सपर्टाइज ना हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं और इसकी वजह से आपके बायसनेस होने के चांसेस हैं। But in the investigator are impartial, work without bias, and have the necessary experiences so as to take a sound judgment. Right? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपर्टाइज है फॉर दैट फील्ड और वो कितना बायस फ्री वर्क करता है। फाइन, ये उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ deliberately selected sample may be tolerably reliable.
However, in such a sampling, there is no assurance that every element has some specifically chance of being included. इसीलिए इस तरह की सैम्पलिंग में ये जरूरी नहीं है कि जो सारे एलिमेंट हैं उसमें स्पेसिफिकली सारे चांसेस हो ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ अ सैम्पलिंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एंड द एलिमेंट ऑफ बायस ग्रेट और स्मॉल इज ऑलवेज देयर, राइट। सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि आप सैम्पलिंग सारे नंबर ऑफ यूनिट्स के जो भी स्पेसिफिकली चांसेस हैं वो आप इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बायस होगा और कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए सैम्पलिंग एरर होगा और ये होने के चांसेस आपके इसमें ज्यादा होते हैं। अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो जो एज सच दिस सैम्पलिंग डिजाइन इज रियली अडॉप्टेड इन अ लार्ज इंक्वायरी ऑफ इम्पोर्टेंस। जहां पे हमें लार्ज नंबर ऑफ इंक्वायरीज करना है वहां पे हम ये सारी चीजें अवॉइड करते हैं, राइट। और दूसरा ये है कि अगर हम बात करें स्मॉल इंक्वायरीज की जहां हमारा डेटा छोटा हमें लेना है रिसर्चर बाय इंडिविजुअल, this design may be adopted because of the relative advantage of a time and money also important for selecting that kind of a sampling design. For example, here quota sampling is also an example of a non-probability sampling. Under quota sampling, the interviewers are simply given quota to be filled from a different strata with some restriction on how they are to be filled. In other words, the actual selection of the item for the sample is left to the interviewer discriminations. This type of a sampling is a very convenient and is relatively inexpensive. But the samples who selected certainly do not possess the characteristics of a random samples. Quota sampling are essentially judgmental sampling and inferences drawn on their basis are not amenable to statistical treatment in a formal way. कोटा सैम्पलिंग में आपका एक नंबर ऑफ कोटा कुछ क्वांटिटी डिसाइडेड होती है जो कि रेस्ट्रिक्टेड होती है फॉर अ डिफरेंट स्टेटम, राइट। आपने कोटा डिसाइड कर दिया है कि इतना ही परसेंट हमें यहाँ से ये पिक करना है, फ्रॉम हेयर तो हमें इतना ही परसेंट लेना है, या इट मे बी कोटा ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरीज। ये सारी चीजें आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, कोटा सैम्पलिंग में होती है। अगर हम आगे बात करें व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज अ रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज here we are getting a chance of a sampling number of unit as a equal. Under the sampling design, every item of the universe has an equal chance of including in the sample. ठीक है। अब इट इज so to say for that I'm giving to one of the example, for example lottery। अगर हम लॉटरी के द्वारा किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं फॉर रिसर्च प्रोग्राम और द नंबर ऑफ आइटम व्हाट वी वांट टू सेलेक्ट थ्रू द हेल्प ऑफ अ लॉटरी मेथड, वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सब कुछ है और हमने वहां पे लॉटरी सिस्टम, तो यहाँ पे आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, आपका ये मैकेनिकल प्रोसेस हुआ कि आपने एक उसके लिए मैकेनिक्स अडॉप्ट कर दी है कि जिस लॉटरी में जिस लॉटरी के इस नंबर का अगर हमें कैंडिडेट मिला तो वो आपका रिस्पोंडेंट होगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा उस नंबर ऑफ यूनिट का। Got it my point? तो यहाँ पे हम क्या है ब्लाइंड चांसेस alone that determines whether one item or the other item, हमें नहीं पता है कि जो हम आइटम सेलेक्ट करने वाले हैं या जो दूसरा हम सेलेक्ट करने वाले हैं उन दोनों के आने की पॉसिबिलिटी या ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि हम उसके लिए डिसाइडर मेकर नहीं है, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमने उसके लिए एक मैकेनिक्स अडॉप्ट करी है कि थ्रू दिस वे वी कैन अडॉप्ट द टेक्निक, राइट। The results obtained from probability or random sampling can be assured in terms of probability. We can measure the errors of estimations or the significance of the result obtained from a random sample, and this fact brings out the superiority of the random sample design for the sampling design, right?
रैंडम सैम्पलिंग जो है वो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एक गाइडलाइन बना देते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल बेस्ड होता है, जो कि मैकेनाइज्ड होता है, जहां पे हम ऑन एन एवरेज द सैंपल जो सेलेक्ट करते हैं वो रैंडम वन होता है, और वहां पे किसी भी सैंपल या यूनिट के सेलेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, वो दैट डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट, right? You can say that this is one of the best technique of selecting which representative of the sample of the population, right? Now the random sampling जो है from a finite population refers to the method of sample selection which gives each possible sample combination an equal probability. Right? This applies to sampling without replacement. अगर आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया अपने आइटम में, तो आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, उसकी जगह किसी और को नहीं ला सकते. इट कैन नॉट अपीयर इन द सैंपल अगेन. जो हट गया वो हट गया, जो सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट हो गया, बिकॉज इट इज अ वन ऑफ द रैंडम टेक्निक. आप उसमें अपने अपने मन से अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अपना कोई नंबर ऑफ आइटम उसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपने एक मैकेनिक्स अडॉप्ट कर ली है, राइट? What are the implications of the random sampling? The first is it gives each element in the population an equal probability of getting into the sample. And all choices are independent of one another. कोई भी एक दूसरे का सिलेक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, सभी फ्री फ्रॉम बायसनेस होते हैं. इट गिव्स ईच पॉसिबल सैंपल कॉम्बिनेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ being chosen, right? This is what one of the example through which you can just go for the कैसे आप सेलेक्ट करोगे सैंपल रैंडम टेक्निक के द्वारा. अगर आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन है और आप उसको सेलेक्ट कैसा करना चाह रहे हो, सैंपल विच इज चोजन इन सच ए वे दैट ईच ऑफ द NCN, राइट, NCN पॉसिबल सैंपल हैज द सेम प्रोबेबिलिटी. तो आपका जो सैंपल आएगा वो क्या आएगा, 1 upon NCN. This is your the sample probability. To make it more clear, we take a certain finite population consisting of a 6 element. हमने क्या लिया, एक population consist किया जिसमें हमारा element क्या है, A, B, C, D, E, F. ये number of elements है. That is the number of whole of the population is 6. Suppose that we want to take a sample of size 3. हम 3 नंबर ऑफ साइज ले, 3 एलिमेंट को ही लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन फॉर दैट. तो कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, n इज रिप्रेजेंटेड 6 here, c is the combination and 3 is the number of size of the sample. How many ways are possible? That is 6 c 3 20 possible distinct sample. How it comes? कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कैसे ये आया. कैसे हम इसको करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 मीन्स ऊपर जो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे जो जाएगा वो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट. वो आपका कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 20, राइट. अब 20 में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 20 जो पॉसिबल वे हैं, ए का इन 5 के साथ कॉम्बिनेशन, राइट, फिर B का इन 4 के साथ कॉम्बिनेशन, C का इन 3 के साथ कॉम्बिनेशन, D का इन 2 के साथ कॉम्बिनेशन. मतलब इतने वेरियस वे हैं. अगर आपने A का इन 5 के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, ऑटोमेटिकली A, B,